हेलो साइंस, वेलकम टू दी क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर हमें ट्रायंगल्स चैप्टर की स्टडी करनी है तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या था 9th क्लास में ट्रायंगल में? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्लियर था। फिर कॉन्ग्रुएंसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरिटी का, कि अगर दो ट्रायंगल्स या कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर आपस में सिमिलर है तो क्या कंडीशन होंगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तब क्या कंडीशंस होंगी। तो अगर हम रिकॉल करें अपने 9th की मैथ्स को जिसमें हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या था कि दो ज्योमेट्रिक फिगर्स की अगर शेप सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी इक्वल है तब वो दो फिगर्स कैसी होंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। बट सिमिलरिटी के लिए क्या था? सिमिलर, अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर सिमिलर है मींस उनकी शेप तो सेम है बट साइज कोई मैटर नहीं करता कि साइज सेम है या अलग अलग है, बट जो उनका शेप है वो सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, इलस्ट्रेशन, तो अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूं ये, तो ये दो ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये दो लाइंस आपस में कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? तो बात करें ये है हमारी सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग है। ओके, अगर मैं दो ट्रायंगल बना लूं इस तरह से, तो ये जो दो ज्योमेट्रिक फिगर है ये कैसी है? सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? तो ये आपस में कैसी है? सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो साइज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं क्या जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे। मैं क्या बात करी हमने कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स आपस में सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, बट अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तब वो दोनों ज्योमेट्रिक फिगर सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ओके, तो ये बात थी हमारे सिमिलरिटी की। फिर इसके बाद आते हैं कि कंडीशन क्या है सिमिलरिटी की। तो कंडीशन की बात करते हैं कि हम अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ओके, ये हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तब क्या होगा? तब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, मींस एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। ओके, ठीक है, तो क्या बात की हमने? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी should be equals to angle E and angle C equals to angle F। और सेकंड कंडीशंस क्या होंगी? ध्यान से सुनना, सेकंड कंडीशन होंगी जो इनकी साइड्स हैं, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स हैं, उनका रेशियो इक्वल होगा। मींस क्या कहा हमने? अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो AB अपॉन DE, इन साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये तो पहली साइड हो गई। दूसरी साइड कौन सी हुई हमारी? BC अपॉन EF, और थर्ड साइड कौन सी हुई? AC अपॉन DF। तो ये दो कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, मींस दो जो हमारी ज्योमेट्रिक फिगर्स हमने लिए ट्रायंगल्स वो आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। और अगर इसको मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करता तब मुझे क्या करना पड़ता? कौन सी कंडीशंस होती? एक तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होती। सेकंड कंडीशन ये रेशियो ना होकर साइड्स होते हैं। AB should be equals to DE, BC should be equals to EF and AC should be equals to DF। तो ये थे हमारे थोड़ा सा सिमिलरिटी का बेसिक्स। फिर इसके बाद ट्रायंगल्स चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरम है दैट इज थेल्स थ्योरम, वो हम अब डिस्कस करेंगे। उसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और उस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो हमारी एक ट्रायंगल्स के ऊपर एक थ्योरम है, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम। शॉर्ट में इसे बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, B.P.T, बीपीटी थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं,
ठीक है, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो पैरेलल लाइन जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है उन दो लाइंस को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, अभी स्टेटमेंट का है, अभी जब हम इसे डायग्राम बनाकर समझेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इसका, हमारे एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसमें साइड्स कितनी है, 3, मतलब हम किसी भी ट्रायंगल में 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशन हमारे पास यहाँ क्या है कि हमें एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम बात करते हैं इस फिगर की, ए बी सी, और एक एक करके हम तीनों साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा रेशियो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको कह दिया नाम डी। क्या है थ्योरम, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो ये लाइन जो मैंने नई लाइन ड्रॉ की है पैरेलल लाइन, वो जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन कब होगी, जब DE इज पैरेलल टू BC। ये ठीक है, DE BC के पैरेलल, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर। अब और क्या कर सकते हैं हम, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ABC है। अब मेरा मन नहीं हुआ कि मुझे BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने कहा नहीं, मैं तो AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, और अगर AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कैसी लाइन आएगी, कुछ ऐसी आएगी। तो क्या होगा, DE। अभी AB और DE आपस में पैरेलल है, यहाँ पर BC और DE पैरेलल थे। ठीक है, तो इसके लिए थेस्ट थ्योरम क्या होगी, अब मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल ड्रॉ की है, AB, और इंटरसेक्ट कौन कौन सी हो रही है, AC और BC। तो जो ये DE लाइन है वो इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मींस AD अपॉन DC इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू EC। और ये कंडीशन कब होगी, जब DE पैरेलल टू AB। ओके, और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें, हम थर्ड साइड के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, BC के, फिर करी AB के, अब हम AC के भी तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मींस ये। ओके, तो ये हमने कह दिया DE। और इसके लिए आप खुद लिख के देखो कि इसके लिए रेशियो कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको खुद लिखना है, फिर बाद में ऐसे क्रॉस चेक करना कि आपने सही लिखा या नहीं। AD अपॉन DB इक्वल्स टू CE अपॉन EB। और ये कब होगा, जब DE इज पैरेलल टू AC। ये है हमारी थेस्ट थ्योरम। आई होप इतने इजी वर्ड्स में मैंने समझाई है कि आपको जरूर समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि बुक से थ्योरी पढ़कर एक बार समझ में नहीं आई होगी, बट अगर ये तीनों डायग्राम आपको क्लियर है तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको थेल्स थ्योरम क्लियर है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। ओके, इसे हम कर देते हैं साफ और जल्दी से करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ याद कैसे रखोगे, क्योंकि अभी आप करोगे तो आपको तो याद हो जाएगा कि हाँ हमने ये किया था, बट बाद में कैसे याद रखोगे जब इतना सारा सिलेबस हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं इसके थ्योरम पर, प्रूफ पर। प्रूफ क्या करना है, हम पहले वो बात करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, अच्छा में हम बात करते हैं गिवन। ओके, टू प्रूफ। ठीक है, ये जल्दी से करते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन, ये हमें सब करना होगा। ओके, गिवन क्या है, गिवन है कि जो ये लाइन है, हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC और DE पैरेलल लाइन ड्रॉ की है BC के। तो गिवन क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, ये है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब एक लाइन अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तब क्या होगा कि जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है वो इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मींस प्रूफ क्या करना है हमें, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC।
AE अपॉन EC, और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें? ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें करना है, हमने B को E से मिला दिया, ठीक है, और D को C से मिला दिया, ठीक है, इसे डैश डैश करके करेंगे। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन तो हमने ये किया, क्या? ज्वाइन D to C एंड B to E। इसके बाद हमने E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E से AD पर, और उसका नाम रखा EF। इसके बाद D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AE पर, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया E पर, उसका नाम दिया, ये क्या हो गया? G नाम दे दिया। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन D to C and B to E and draw perpendicular from E to AD and from D to AE। ये हमारा था कंस्ट्रक्शन। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं जो हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, तो करना क्या है? हमें रेशियो लेना है। किस किस का? साइड्स का रेशियो प्रूफ करना है। स्टार्टिंग क्या करें? स्टार्टिंग ही तो मेन है। स्टार्टिंग देखो हम क्या करेंगे, हम इनके ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक बार साइड में ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूं कि होता क्या है। ठीक है, अगर मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। और ये हाइट कैसी होती है? ये हाइट होती है हमारी परपेंडिकुलर हाइट। अगर सपोज दैट आपका ट्रायंगल कभी ऐसा बन रहा है, तब क्या करेंगे? तब हाइट हम लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये हाइट होती है, ये बेस होता है। तब हम इसमें लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट हमें खुद ड्रॉ करनी होगी, ड्रॉप करनी होगी परपेंडिकुलर हाइट, तभी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। दूसरा क्या था? दूसरा हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कभी पैरेलल लाइंस के बीच में हम कभी ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं तो उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम है, आई होप आपको याद होगी। ठीक है, तो बस अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हमारी थ्योरम समझो हो गई, और अगर यहां पर कंफ्यूजन है तो आपकी थ्योरम में मतलब प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। किस किस का एरिया फाइंड आउट करना है? पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे AD एंड DB को बेस मानकर। ठीक है, पहले किसका एरिया हमने फाइंड आउट किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसको डिवाइड करेंगे किसके एरिया से? DBE, एरिया DBE। ओके, ADE एंड DBE ये किसके इक्वल होगा? देखो एरिया क्या है? ADE, तो बेस क्या है इसमें? AD, बेस क्या है? AD, और परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी? EF। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि EF इस बार हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में, तो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ये हो ही गया, इंटू बेस कितना है? AD इंटू हाइट कितनी है? FE या EF। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। चाहो तो यहां ट्रायंगल का साइन भी लगा लो, DBE। ओके, तो हाफ बेस कितना हो गया? बेस हो गया DB, बट हाइट कितनी होगी? हाइट आप सोचो, DBE इस ट्रायंगल में DB तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर हाइट होगी EF। ठीक है, ध्यान रखना, चाहो तो इस डायग्राम को थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में बनाकर देखो। ठीक है, लैंडस्केप मोड में, तब DB अगर आप बेस लेते हो तो DE परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी? EF होगी आपकी। ओके, इसलिए हमने अभी ट्रायंगल की बात की थी, जो हाइट होती है हाफ बेस इनटू हाइट में, वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। ओके,
तो हमने लिया परपेंडिकुलर हाइट, वो होगी ई एफ। तो यहां से सब कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, एडी अपॉन डी बी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो क्या करना हमने, ए बी साइड ली और एडी और डीबी को बेस मान के जो भी एरिया फॉर्म हो रहे थे, ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे, उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया। सेम अब एसी साइड के लिए करेंगे, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, कुछ भी नाम दे लो, EDC। क्या एरिया होगा इसका, सोचो, बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया, AE, ओके, AE हो गया, सॉरी AE। हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी हमारी DG, ओके, कितनी होगी DG। ठीक है, अब EDC की अगर हम बात करें, सेम कॉन्सेप्ट, बेस तो EC हो गया, बट परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, DG, ओके, हाफ बेस कितना है हमारा EC इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितनी है DG, और ये कितना बचेगा कैंसिल आउट होकर, AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, DE और BC आपस में पैरेलल हैं, हमें पता है क्या कि DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये हमें गिवन था। अब इनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, DEB एंड DEC। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल कौन सा, DEB एंड DEC। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे, ये रीजन आपको बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि DE इज पैरेलल टू BC, एंड अगर ये पैरेलल हैं, जो कि मुझे गिवन है, तो इनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, DEB एंड DEC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब क्यों होगा ये आपको मुझे बताना, मतलब आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये हुआ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो एक बात बताओ, EDC और DBE, हमने EDC लिखा था ना, तो यहां भी EDC लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि अलग अलग हो रहा है। ठीक है, एक ही तो बात है ना, EDC और DEB एक ही बात है। ठीक है, तो क्या ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ओके। और ऊपर हमने क्या बात की, ट्रायंगल ADE, और यहां पर है ट्रायंगल AED। ठीक है, क्या बात की हमने, तो इसको भी मैं वही चीज लिख सकता हूं, क्योंकि वो ट्रायंगल कौन सा, ADE, और ये हमें ट्रायंगल कौन सा, AED। मिस ट्रायंगल तो मेरे दोनों सेम है ना, चाहे मैं ADE लिख लूं या AED लिख लूं, एंगल्स के ट्रायंगल्स, एंगल्स तो आपके अलग होंगे, बट ट्रायंगल्स ADE एंड AED दोनों इक्वल है। मींस ट्रायंगल AED, इसका एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, अगर ये दोनों कंडीशंस, मतलब जो नीचे वाला टर्म है ये दोनों भी इक्वल है, और ऊपर वाले ये दोनों भी इक्वल है, तो क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकंड नहीं हो गया। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्या ये हुआ या नहीं हुआ, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, देखो क्या बात करी मैंने, याद कैसे रखना है इसको बहुत जल्दी से। ABC ट्रायंगल था, AD और DB जो एक साइड थी ट्रायंगल की, उसको बेस मानते हुए मैंने ट्रायंगल्स फॉर्म किए, उन ट्रायंगल्स का एरिया निकाला। फिर जो AC साइड थी मेरी, उनके जो दो बेस थे AE और EC, उनको बेस मानते हुए दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, बस इतना काम था। ये रेशो निकाल लिया, ये रेशो निकाल लिया, दोनों ट्रायंगल्स का रेशो निकाल लिया, जो AB बेस पर बन रहे थे और जो AC बेस पर बन रहे थे, दोनों साइड्स को बेस मानते हुए एरिया बनाकर उनका रेशो निकाल लिया। फिर बस मुझे क्या देखना था कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब इक्वल कैसे करें,
ऊपर ट्रायंगल एडीई था, यहाँ पर भी एडी या एडीई एक ही बात है, दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, इसे एईडी कह दो या एडीई कह दो, एरिया तो सेम ही आएगा ना, एरिया तो अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ऊपर वाला ट्रायंगल था ये दोनों इक्वेशन में सेम था, तो दोनों मींस जो ऊपर वाला टर्म था मेरा वो सेम हो गया, नीचे वाले टर्म को मैंने इक्वल कराया। किस थ्योरम से इक्वल कराया ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम है कि अगर हमारी ये साइड्स पैरेलल हैं तो इनके बीच में अगर जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए उनका एरिया इक्वल होगा। मींस नीचे वाले जो बेस था ये भी इक्वल हो गया, नीचे वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म भी सेम है, नीचे वाला टर्म भी सेम है, मींस दोनों रेशियो इक्वल ही तो गए। इसका क्या मतलब हुआ, 1 equals to 2, 1 equals to 2, इक्वेशन फर्स्ट शुड बी इक्वल्स टू इक्वेशन 2, देन जो इसका RHS है, अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही मुझे प्रूफ करना था, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम। एक बार लास्ट में दोबारा से ओवरव्यू पूरा कि सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होना चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ये बात हुई कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी की। फिर इसके बाद हमने देखा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है कि किसी भी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल लाइन जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है उन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो वो इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की जो इंटरसेक्ट वाली साइड थी, जो इंटरसेक्ट कर दी थी AB और AC, इनको बेस मानते हुए AD और DB इनको बेस मानते हुए दो ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। उसके लिए थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करके उन दोनों साइड्स का AB और AC साइड्स को बेस मानते हुए ट्रायंगल फॉर्म करते हुए उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया, और AB के लिए AD अपॉन DB इस तरह से हमने इनका एरिया फाइंड आउट किया। जो इनके ट्रायंगल्स बनेंगे उनका बेस AD और DB होगा, और एक बार ट्रायंगल्स ऐसे फॉर्म किए जिनका एरिया निकाले उनका बेस AE और AC होगा। बस इतना काम था, दोनों को इक्वल कर दिया, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, फिर अभी कंटिन्यू करेंगे इसके कन्वर्स में, मतलब थेल्स थ्योरम का क्या, जो अगर हम इसे कन्वर्स करना चाहें वो भी पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा और उसका प्रूफ क्या होगा। ओके, वो कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और वी कैन से दैट कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट है इसका, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। मींस इसका क्या गिवन है, गिवन है हमें कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा है एक लाइन ने ट्रायंगल के दो साइड्स को, देन इट मस्ट बी पैरेलल, जो लाइन डिवाइड कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ओके, अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो अगर ये हमने अपना बना लिया डायग्राम, ओके, ये हमारे ट्रायंगल है, इसमें A B C हमने इसको नेम दे दिया, नेमिंग कर दी ABC, और ये कहा कि D E ये है, ओके, D E। अब क्या कहा है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, तब DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। ओके, तो हमें क्या गिवन है, हम अगर इसका प्रूफ करना चाहें तो हम गिवन के लिए क्या लिखेंगे, सेम रेशियो है, सेम रेशियो है मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, DE मस्ट बी पैरेलल टू EC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करें इस प्रूफ के लिए, हमने कह दिया कि DE, हमने DE साइड ही नहीं ली, हमने एक अलग से और साइड बना ली, ये DF। ठीक है, बस हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने एक अलग से लाइन ड्रॉ कर ली DF। ओके, DE नहीं, D तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, हमने अपनी तरफ से लाइन कह दी DF। और क्या हम प्रूफ करेंगे
कि DF शुड बी पैरेलल टू BC। ओके, तो अगर हम बात करें कि हम कह दें कि लेट DF पैरेलल टू BC, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, मान लिया अपनी तरफ से कि जो DF है वो BC के पैरेलल है। डायग्राम से नहीं लगती बट हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है, ठीक है, कि DF BC के पैरेलल है। और DF अगर BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ठीक है। आगे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा बाय थेल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि अगर DF अगर BC के पैरेलल होती, अगर एक लाइन ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल होती, तब वो लाइन जिनको इंटरसेक्ट कर रही है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती। वही तो मैंने लिखा है बाय थेल्स थ्योरम। ओके, अच्छा मुझे गिवन क्या है? गिवन है, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं कि मुझे गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बस मेरा आधा काम हो गया। इन्हें मैंने दो इक्वेशन बना ली। इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ की थी और कहा था कि ये पैरेलल मैंने एज्यूम कर लिए, उसमें थेल्स थ्योरम लगाई थी, तब रेशियो लिख लिया था। एक रेशियो मुझे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन है, इन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया? AD अपॉन DB अगर दोनों के LHS सेम है तब RHS भी सेम होने चाहिए। तो क्या मैं 1 इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, तब क्या होगा? AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सही लिखा है। AD अपॉन DB किसके इक्वल था? AF अपॉन FC के। और AD अपॉन DB और किसके इक्वल था? AE अपॉन EC के। तो मैंने AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC कर दिया, ठीक है, इतना काम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पर आपको एक स्टेप याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इसके आगे क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेप पर आकर आपको दोनों तरफ 1 ऐड करना है। और ये आपको नेक्स्ट लाइन में समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने क्या किया? दोनों साइड्स +1 कर दिया, ऐड कर दिया 1। अब जब 1 ऐड किया और इसको एलसीएम लेंगे तब क्या होगा? AF प्लस FC अपॉन FC। FC एलसीएम आ जाएगा और FC की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो FC आ जाएगा। सिमिलरली इन दिस साइड EC एलसीएम लोगे तो यहां तो AE आएगा और यहां आएगा EC। AF प्लस FC टोटल कितनी है? AC अपॉन FC इक्वल्स टू सेम AE प्लस EC कितनी होगी? AC अपॉन EC। AC से AC कैंसिल हो गया और क्या आया? FC इक्वल्स टू EC। बस मुझे इतना काम करना था। क्या काम करना था? कि ये C और ये C तो सेम पॉइंट है ये वाला। अब अगर FC और EC को बराबर होना है, अगर FC और EC को बराबर होना है तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड नहीं करने चाहिए? देखो ना, अगर F और ये अलग अलग पॉइंट होंगे तो FC इक्वल्स टू EC तो हो ही नहीं सकता ना। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल आनी चाहिए और ये लेंथ दोनों इक्वल कब होंगी? C तो सेम है जब F और E एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब F वही पॉइंट है जो E है और उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा DF या DE शुड बी पैरेलल टू BC। ओके, यहां पर बस थोड़ी सी बात समझनी है कि हमने FC इक्वल्स टू तो EC दिखा दिया, इसका मतलब है C और C दोनों में ध्यान लिख लेते हैं। क्या है हमारा? FC इक्वल्स टू EC। इसमें हमारा C तो सेम है ना, ये टोटल लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जब C हमारा दोनों में सेम है तो F और E भी तो एक ही पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है ना। तो F और E एक ही पॉइंट होना चाहिए और अगर एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब DF ओवरलैप करेगी DE पर, ठीक है। और DF मींस
DE एक ही बात है। अब तो क्यों? क्योंकि F और E एक ही पॉइंट है। ये किस बात से कह सकते हैं हम? यहां से कि FC इक्वल टू EC है, मींस ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब F और E सेम ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है तो DF और DE एक ही लाइन है और ये दोनों किसके पैरेलल होंगी? BC। ओके तो ये था हमारा प्रूफ या कन्वर्स ऑफ BPT, जिसमें हमने क्या यूज किया? रेशो को यूज करते हुए ये दिखा दिया कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी। कैसे दिखाया? हमने अपनी तरफ से एक और लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली और फिर दिखाया कि जो लाइन कंस्ट्रक्ट की थी उसका एक पॉइंट तो हमने सेम रखा, दूसरा पॉइंट हमने दिखा दिया वो जो पैरेलल वाली लाइन है उस पर ही ओवरलैप या कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये मेन हमारी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी ही प्रॉब्लम्स हम करें। ठीक है, वो एनसीईआरटी से हो सकती हैं, एमएल अग्रवाल से हो सकती हैं या फिर आरएस अग्रवाल से भी हो सकती हैं। तो ये 3-4 बुक्स हैं, इनमें से जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर करेंगे। ओके, थैंक यू।